नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर की क्लास हमारी लगातार चल रही है, तो इसी सीरीज़ में हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे और इसके साथ ही लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला करंट है वो इंटरनेशनल रिलेशन और ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज़रा उसे देखते हैं। यानी एक देश है जिसका नाम है रसिया। क्या है न्यूज़, ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने गुरुवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता के ऐतिहासिक ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स मुलाकात की, जहां रूस के नेता के स्वागत समारोह में चीनी पीपल्स लिबरेशन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल किया गया, उन्हें सम्मान दिया गया। और दूसरी क्या है आगे, ज़रा उसे देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय चीनी यात्रा तब हो रही है जब रूस यूक्रेन की युद्ध की स्थिति में मजबूत पकड़ लेना बना ली है। सी अभी यूरोप के दौरे से लौटे हैं, यानी सी जिनपिंग, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हंगरी और सर्बिया के नेताओं से भी मुलाकात की। ये दोनों जो हैं वो पुतिन के क्या हैं, मित्र हैं। तो ज़रा एक बार ये क्राइटेरिया में इसको ज़रा समझिए। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में क्या है इसका सिस्टम। तो ये है आपका मैप, ज़रा इसको ध्यान से देखिए। एशिया है और एशिया के इस मैप में आप देखेंगे कि रसिया चाइना से काफ़ी क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, और ये पूरा नॉर्थ पोल यानी एक तरह से आपका नॉर्दर्न यूरोपियन प्लान रसिया प्लान है एक तरह से। ठीक है, तो ये सारा प्लान एक डिस्कशन किया गया पुतिन और जिनपिंग के मध्य। आगे इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या है रूस की बैकग्राउंड और क्यों रूस चर्चा में है और क्यों इसे हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात आती है रूसी या रूसी संघ पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, ईस्ट और उत्तरी एशिया तक फैला हुआ एक देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ है और 14 देशों के साथ भूमि साझा करता है। रूस के उत्तर पूर्व में आर्कटिक और प्रशांत महासागर से घिरा है और इसके उत्तर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक सागर और कलानिनग्राद अलग रूसी ओस्वाल्ट और छोटे मोर्चे पर कभी भी पूर्व के हिस्सा था। 1945 में प्रेसिया पर कब्जा कर लिया गया है, जो पोलैंड और लिथुआनिया से भी सटा हुआ है। दक्षिण में रूस की सीमा उत्तर कोरिया, चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया से लगती है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में इसकी सीमा यूक्रेन, बेलारूस, लताविया, एस्टोनिया के साथ फिनलैंड और नॉर्वे से लगती है। ठीक है, रूस की अधिकतम पूर्वी सीमा लगभग 5600 मील और उत्तर दक्षिण सीमा 1500 से 2500 मील है। दुनिया का 9वां सबसे अधिक आबादी वाला देश, यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश है कौन, रसिया। रूस अत्यधिक शहरीकृत देश है जिसमें 16 जनसंख्या केंद्र हैं, 10 लाख से अधिक निवासी हैं, जिसकी राजधानी सबसे बड़ा शहर मॉस्को है और सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर भी जाना जाता है। आगे क्या है, एक समय सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, आमतौर पर सोवियत संघ के रूप में जाना जाता, एक प्रमुख गणराज्य रहा है और रूस दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक स्वतंत्र देश बन गया है। ठीक है, रूस पूर्व सोवियत राज्यों और अन्य देशों के कई संघर्ष और सैन्य रूपों में शामिल है। 2008 में जॉर्जिया के साथ युद्ध, 2014 में पड़ोसी यूक्रेन से क्रीमिया पर कब्जा और इसके बाद 2022 में चल रहे आक्रमण के दौरान 4 अन्य क्षेत्रों पर कब्जा इसके शामिल हैं। रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा भंडार है, जो तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्चा है। उसका सैन्य खर्चे के हिसाब से रसिया क्या है, तीसरा। सबसे पहले अमेरिका है, फिर चाइना है, उसके बाद रसिया आता है सैन्य खर्चे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। G20, संघाई सहयोग, ब्रिक्स, एपेक, ओसेक, WTO का सदस्य है। ठीक है, CIS, CSTO और
ईईयू जैसे सोवियत संघ के संगठनों में अग्रणीय सदस्य राज्य के रूप में रहा है। रूस में यूरोप में सबसे लंबी नदी वोल्गा और सबसे बड़ी झील लडागो, रूस दुनिया की सबसे गहरी झील बेकाल का भी यहीं पर स्थित है। उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बाहर दुनिया में सबसे कम तापमान दर्ज यहीं पर के होता है। दूसरी बात, यहाँ आकृतियाँ और परिदृश्यों के विशाल विविधता हैं जो मुख्य रूप से अक्षांशीय बेल्ट की श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। इसके अलावा क्या है, आर्कटिक रेगिस्तान के सुदूर उत्तर में स्थित है जो दक्षिण में टुंड्रा और फिर वन क्षेत्रों का रास्ता देते हैं जो देश के लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं और इसे अपना अधिकांश चरित्र देते हैं। दूसरी बात, भूगर्भिक संरचना और राहत के आधार पर रूस मोटे तौर पर एनसी नदी रेखा के साथ दो मुख्य भाग पश्चिमी और पूर्वी में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी भाग जो रूस के कुल क्षेत्रफल में लगभग 5वां भाग घेरता है। तराई के मैदान केवल निचली पहाड़ियों और पठारों द्वारा टूटे हुए विशाल क्षेत्रों पर हावी हैं। पूर्वी भाग में अधिकांश भूभाग पहाड़ी हैं, हालांकि कुछ विस्तृत तराई क्षेत्र भी है। इन टोपोलॉजिकल कारकों को देखते हुए रूस 6 मुख्य राहत क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे कौन कौन से क्लाइमेट, कोला कोरोलिन क्षेत्र, रूसी मैदान, यूराल पर्वत, पश्चिमी साइबेरियाई मैदान और मध्य साइबेरियाई पठार और दक्षिण और पूर्व का पहाड़। तो मित्रों, ये जिनपिंग और रूस की राष्ट्रपति के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बारे में एक एनालिसिस किया गया और इसके साथ उसकी जियोपॉलिटिक्स के बारे में भी यहाँ पर आपसे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा आज का क्या करंट है ये आप ज़रा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा जो करंट है वो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, वर्तमान घटना घटी है। क्या है, 4 धाम यात्रा पर बेस्ड है ये क्वेश्चन है। क्या है 4 धाम यात्रा? जैसे हिंदू रीति रिवाजों में अगर हम बात करें तो तीर्थों को 4 धाम, जिसमें आप लोग उत्तर भारत में यानी उत्तराखंड में जाकर 4 धाम की यात्रा करते हैं, चाहे वो कैलाश मानसरोवर चाहे वो आपकी क्या कहते हैं बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, ठीक है, ऐसे ही सभी तीर्थों पर किया जाता है। जरा देखें, 10 मई को शुरू होने के बाद उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या लगभग दुगनी होने के साथ राज्य सरकार ने पहले 5 दिनों में 11 तीर्थयात्रियों की मौत की सूचना मिली है। आगे क्या है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा 10 मई से शुरू हुई, जबकि बद्रीनाथ के दरवाजे 12 मई को खुले। 1,55,000 से अधिक तीर्थयात्री पहले ही केदारनाथ, 70,000 से अधिक यमुनोत्री में और 63,000 से यात्री अधिक गंगोत्री में यात्रा कर चुके हैं। केवल 3 दिन तक बद्रीधाम में 45,000 से अधिक यात्रियों का स्वागत किया है। ठीक है, अब यहाँ पर ही ये एक हाई डेंजर पॉइंट्स की बात आती है। जैसा हम लोग जानते हैं कि 2012 में ऑलरेडी केदारनाथ में भीषण तबाही उत्तराखंड में हुई थी और उसी को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई कि यात्रा में जो ये भीषण भीड़ हो रही है इसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इस पर गाइडलाइन भी जारी की गई हैं। क्या गाइडलाइन है और क्या ये 4 धाम की यात्रा है, ज़रा उसको देखते हैं। तो मित्रों, 4 धाम की यात्रा में पहला पॉइंट आपका आता है कि छोटा 4 धाम यात्रा भारत में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है, विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य जो जिसे देवभूमि, देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। हिंदी में 4 धाम यात्राओं का मतलब होता है 4 धार्मिक स्थलों में से यात्रा। तीर्थ यात्रा हिमालय की ऊंचाई पर 4 पवित्र स्थलों में की यात्रा है। इस तीर्थ यात्रा उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री और गंगोत्री, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चमोली में बद्रीनाथ हैं। जबकि केदारनाथ 11,700 फीट में सबसे अधिक ऊंचाई पर है, गंगोत्री 10,200 फीट पर सबसे निचला स्थान है। ठीक है, यमुनोत्री के बारे में यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी जिले में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे पवित्र भारतीय नदी यमुना नदी के स्रोत के करीब संकीर्ण घाटी में स्थित है। यह देवी यमुना को समर्पित है। गंगोत्री में यह डिस्कस करें, गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री देवी गंगा को समर्पित है और जो सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र नदी के तौर पर जानी जाती है। केदारनाथ जिले में रुद्रप्रयाग में है और भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का घर बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यात्रा दक्षिणावर्त दिशा में पूरी होती है, यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री की ओर बढ़ते हुए केदारनाथ तक और अंत में बद्रीनाथ में समाप्त हो जाती है। ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हर साल लगभग 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। गर्मियों में अप्रैल मई में खुलते हैं और सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर नवंबर के साथ बंद हो जाते हैं। कुछ भक्त 2 धाम की यात्रा जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ
की भी यात्रा करते हैं। तो वर्तमान समय में जो 10 मई को इस शुरुआत हुई है, तो एकदम से इतने यात्री पहुंच गए हैं जिनको मैनेज करना काफ़ी कठिनाई हो रही है। इस पर गाइडलाइन भी जारी की हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि अभी इतनी भीड़ या मैनेज करने में दिक्कत है तो आप थोड़ा धैर्य करके आएँ, क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी और भी दिनों तक के लिए भी जारी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है, इसमें भारत में 4 धाम यात्रा छोटा 4 धाम के और बड़ा 4 धाम में शामिल है, जबकि छोटे 4 में 4 पवित्र स्थल शामिल हैं। और ये आपको बता दिए हैं जो सुरम्य हिमालय की चोटियों पर स्थित हैं, अत्यंत महत्व के 4 धाम के तौर पर इन्हें जो अगर हम बात करें वो 4 धाम कौन है, बद्रीनाथ हैं, रामेश्वर हैं, पुरी हैं और द्वारका हैं। ये 4 धाम बेसिकली 4 पीठ हैं जो हमारे शंकराचार्य गुरु जी के द्वारा स्थापित किए गए मठ के तौर पर जाने जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण से संबंधित है। क्या है, NPPA यानी राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए 41 आवश्यक दवाओं और खुदरा कीमतों को कम करने और 7 अनुसूचित फॉर्मुलेशन को संशोधित और अधिकतम दरों की घोषणा की है। क्या पृष्ठभूमि है, अधिकतम कीमतों में संशोधन NPA द्वारा की जाने वाली एक नियमित प्रक्रिया है। क्या है राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण, जरा इसको समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं। NPPA का गठन कब हुआ था? 1997 में भारत सरकार द्वारा रासायनिक उर्वरक एवं फार्मास्यूटिकल विभाग DOP के संकलन कार्यालय के दवाओं के मूल्य निर्धारण के रूप में किया गया। ठीक है, ये से औषधि आदेश 1995-2013 की तहत नियंत्रित थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन कीमतों को तय करने संबोधित और देश की दवाओं की कीमत की उपलब्धता को लागू करने के लिए बनाया गया था। शासनादेश क्या है? औषधि के आदेश के प्रावधानों को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार लागू करना। दूसरा, NPPA के निर्णय से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों से निपटना। तीसरा, दवाओं की उपलब्धता की निगरानी करना, कमी की पहचान करना और उपचारात्मक कदम उठाना। ठीक है, थोक दवाओं और फॉर्मुलेशन के लिए उत्पादन, निर्यात, आयात, व्यक्तिगत कंपनियों के लिए बाजार की हिस्सेदारी और कंपनियों को लाभप्रदता आदि के डेटा एकत्र करना, रखना, दवाओं को मूल्य निर्धारण संबंधी प्रासंगिकता के अध्ययन की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा दवाओं के मूल्यों को निर्धारण किया जाता है और हाल ही में इस डिपार्टमेंट ने कई प्रमुख रोगों जैसे आपका डायबिटीज़ हो, कैंसर हो, हृदय हो, इनसे रोगों की कीमतों पर जेनेरिक दवाओं की कीमतों के बराबर ही इस मेडिसिन की कीमत रखने की बात कही है और इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे है हमारा व्यायाम शक्ति। क्या है व्यायाम शक्ति, जरा देखते हैं। एक एक्सरसाइज की गई है, भारत और फ्रांस के बीच एक शक्ति एक्सरसाइज नाम से की जाती है, जरा उसे देखते हैं। भारत और फ्रांस में संयुक्त सैन्य अभ्यास, देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? मेघालय में। पूरी तरह विकसित और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई से शुरू हुआ। यह अभ्यास 13 से 26 मई तक आयोजित होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या है व्यायाम शक्ति में? शक्ति अभ्यास में भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और फ्रांस की वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। पिछला संस्करण 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। ठीक है, यह अभ्यास 2011 से शुरू हुआ है और तब से इसे रक्षा सहयोग अंतरचलनीयता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अब 7वें संस्करण में क्या महत्वपूर्ण है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है मित्रों, तो सबसे पहली बात आती है, यह व्यायाम शक्ति जो मतलब एक्सरसाइज शक्ति है, नवीनतम 7वां संस्करण 13 मई उमरोई मेघालय में शुरू हुआ। यह अभ्यास का उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने और दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देने। भारतीय दल के प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया गया, जिसे भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पर्यवेक्षक इसमें शामिल हुए। फ्रांसीसी दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 13 विदेशी सेना हॉफ ब्रिगेड के कर्मियों द्वारा किया गया। संयुक्त अभ्यास अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में संचालन पर केंद्रित है। उद्देश्य में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस हासिल करना, सामरिक स्तर पर संचालन के लिए अभ्यास और अभ्यास में को परिष्कृत करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। अभ्यास के दौरान अभ्यास किए गए सामरिक अभ्यास में परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करने, आतंकवादी कार्रवाइयों को जवाब देने, संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना करने,
एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, एक हेलीपैड, लैंडिंग साइट की सुरक्षा, छोटी टीम प्रविष्ट और निष्कर्षण, विशेष हॉर्निवॉर्न संचालन शामिल, घेरा और तलाशी अभियान, ड्रोन और काउंटर ड्रोन प्रणालियों एवं रोजगार इसमें शामिल किया गया है। शक्ति अभ्यास दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने में, रणनीति, तकनीक, प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाता है और संयुक्त अभ्यास दोनों देशों के सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच अंतर संचालन, सौहार्द को बढ़ावा देता है। यह रक्षा सहयोग के स्तर को भी बढ़ाता है, दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आई है करंट में व्यायाम शक्ति एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक, मेघालय के उमरोई में हुआ है, 7वां संस्करण है, तो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है भारत साइबर सुरक्षा। क्या है भारत साइबर समन्वय अपराध यानी 14C। ठीक है, एक क्या है इसमें समझते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से पुलिस और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में साइबर अपराधों द्वारा ब्लैकमेल, जबरन वसूली, डिजिटल गिरफ्तारी में शामिल 1000 से अधिक स्काई आईडी ब्लॉक कर दिए हैं। क्या है इसमें, मंत्रालय ने कहा कि एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध था और पता चला कि यह इससे सीमा पर अपराध सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जा रहा था। मंत्रालय ने यह कहा कि साइबर अपराधियों द्वारा इस तरह की धोखाधड़ी के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर बड़ी संख्या में शिकायतें मिल रही थीं। खुद को पुलिस विभाग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आगे क्या है, आगे जरा देखते हैं इसमें। भारतीय साइबर अपराध समन्वय 14C देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की एक पहल है। 14C नागरिकों के लिए साइबर अपराध से संबंधित सभी मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच सुधार करना, साइबर अपराध से निपटने के लिए भारत के समग्र क्षमता बदलाव लाना, नागरिक संतुष्टि में सुधार करना शामिल है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को 5 अक्टूबर 2018 से मंजूरी दी गई। इसे लागू होने के बाद इसे साइबर अपराधों से निपटने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय विकसित करने के लिए देश की सामूहिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में काम किया है। नागरिक केंद्रित राष्ट्रीय आपराधिक रिपोर्टिंग पोर्टल की उपलब्धियों में से एक है। 14C एक पहल और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 आम नागरिकों को ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी दर्ज करने में मदद कर रही है। आगे क्या है इसको जरा देखते हैं। आगे है इसका पर्पस क्या है, इसको जरा देखें, डिस्कस करते हैं। देश में साइबर अपराध को अंकुश लगाने के लिए नोडल बिंदु कार्य करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई मजबूत करना, साइबर अपराध में संबंधित शिकायतों को आसानी से दर्ज कराना, सक्रिय साइबर अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी के रूप में कार्य करना, साइबर अपराध रोकने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करना, साइबर फोरेंसिक जांच, साइबर स्वच्छता, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना। 14C का मतलब यही है। नेक्स्ट हमारा है संतुलित निषेचन। जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है संतुलित निषेचन? ठीक है, संतुलित उर्वरक किसानों को बहुत अधिक यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP, म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP लगाने से हतोत्साहित करना। केवल उच्च सांद्रता में प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। सरकार की एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य होने की संभावना, लोकसभा चुनाव के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यूरिया की खपत में रिकॉर्ड तक पहुंच गई है, जो नरेंद्र मोदी के सत्ता आने से 2013-14 में 30.6 मिलियन टन से 16.9% अधिक है। ठीक है, इसमें आगे क्या डिस्कशन किया गया है इसे जरा देखते हैं।
यह कृषि की एक प्रथा जो पौधों को स्वस्थ विकास वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की इष्टतम मात्रा प्रदान करने पर केंद्रित है। संतुलित निषेचन कई कारकों के आधार पर इन आवश्यक पोषक तत्वों का सही अनुपात में आपूर्ति करने पर जोर देता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अंतर्निहित पोषक तत्वों का स्तर अलग अलग होता है। मिट्टी का परीक्षण करने उसके पोषक तत्वों का पता चलता है। उर्वरक चयन अनुप्रयोग दर का मार्गदर्शन मिलता है। विभिन्न फसलों के विकास में विभिन्न चरणों के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए फलियों के नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अधिक नाइट्रोजन की आवश्यकता हो सकती है, जबकि फलों की बेहतर गुणवत्ता के अतिरिक्त पोटेशियम से लाभ हो सकता है। संतुलित निषेचन के लाभ क्या हैं, इसको जरा समझते हैं। पोषक तत्वों के इष्टतम प्रयोग पोषक तत्वों के इष्टतम मिश्रण को प्रदान करके पौधे अपनी पूरी क्षमता विकसित हो सकते हैं, जिससे अधिक पैदावार हो सकती है। संतुलित पोषक तत्वों के कीटों की बीमारियों के प्रति बेहतर प्रतिरोधी के साथ मजबूत पौधों के योगदान करते हैं, जिससे अंततः फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है। एकल पोषक उर्वरकों की अत्यधिक उपयोग मिट्टी में स्वास्थ्य पर बाधित कर सकता है। संतुलित उर्वरक एक स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करता है। निम्न दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। अत्यधिक उर्वरक पोषक तत्वों के अपवाह जल निकाय को प्रदूषित करने में योगदान कर सकते हैं। संतुलित उपयोग से जोखिम को कम किया जा सकता है। अति निषेचन पोषक तत्वों की कमी को रोककर संतुलित उर्वरक संसाधन का उपयोग करके इसके समग्र उर्वरक लागत को कम किया जा सकता है। इसके बीच चुनौतियां क्या हैं संतुलित पोषक में, जरा इस पर डिस्कस करते हैं। चुनौतियां इसे जरा समझते हैं। तो यूरिया एकल पोषक तत्व नाइट्रोजन उर्वरक है, जिस प्रकार सरकार भारी सब्सिडी देती है। फास्फोरस युक्त डीएपी, पोटेशियम युक्त एमओपी और उर्वरकों की तुलना में सस्ता हो जाता है। यह यूरिया अत्यधिक उपयोग से प्रोत्साहित करता है और अन्य पोषक तत्वों की अपेक्षा करता है। उर्वरकों की कीमतों को तय करने की मौजूदा प्रणाली बाजार की ताकतों पर विचार करने में विफल रही, जिससे असंतुलन पैदा होता है। उदाहरण के लिए पोटेशियम स्रोत म्यूरेट ऑफ पोटाश की कीमत सीधे उपयोग करने वाले किसानों और इसे मिश्रण में शामिल करने वाली उर्वरक कंपनियों द्वारा दोनों में बहुत अधिक है। यह एमओपी का उपयोग को हतोत्साहित करता है, जिससे भारतीय खेतों और व्यापक रूप से पोटेशियम की कमी हो जाती है। तीसरा क्या है, भारत में ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में पर्याप्त मिट्टी सुविधाओं की कमी कारण किसान संतुलित उर्वरक तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। भले ही परीक्षण में किए गए परिणामों की व्याख्या करने और उन्हें उर्वरक सिफारिशों के अनुवाद करने के लिए किसानों को विस्तार कार्यकर्ताओं को दोनों को उचित प्रशिक्षण तंत्र की आवश्यकता है। पारंपरिक प्रथाओं, सीमित ज्ञान ज़्यादातर संतुलित निषेचन तकनीकी को अपनाने बाधा डालते हैं और सटीक उर्वरक का प्रयोग तकनीकी कमी के कारण होता है, जिससे सूक्ष्म उपयोग, सीधा ध्यान के साथ साथ अति निषेचन, कम निषेचन के मुद्दे सामने आते हैं। संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना विफल रही, क्योंकि इसमें यूरिया का मूल निर्धारण ध्यान नहीं दिया गया और इसके बावजूद यूरिया की खपत में वृद्धि जारी रही है। आगे देखते हैं, आगे का रास्ता क्या है उसे समझते हैं। एकीकृत पोषक तत्व केवल रासायनिक उर्वरकों या रासायनिक पदार्थों पर निर्भर रहने की सीमाओं को पहचानता है, समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है। रासायनिक उर्वरक एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। कार्बनिक मिट्टी के स्वस्थ जल प्रतिधारण पोषक तत्वों में सुधार करता है। विविध फसलों को शामिल करने वाला फसल चक्र कीट रोग चक्र को तोड़कर मदद करता है। पोषक तत्वों के उपयोग में सुधार करता है। अनुकूलित उर्वरक बहुपोषक तत्व वाहक हैं, जिसमें फसल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो साइट विशिष्ट होते हैं और वैज्ञानिक फसल मॉडल द्वारा मान्य होते हैं। यह फसलों की विविध पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने में संतुलित पोषक उर्वरक दृष्टिकोण पर आधारित उभरती हुई अवधारणा है। मृदा परीक्षण फसल प्रतिक्रिया, विशिष्ट मिट्टी के प्रकार, फसल की विविधता, जलवायु परिस्थितिकी के आधार पर उर्वरक सिफारिशों को तैयार करता है। फसल चक्र द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण, मिट्टी के पोषक तत्वों की उपलब्धता पर विचार करता है। निदान और अनुशंसा का एकीकरण प्रणाली, पोषक तत्व के अनुपात, उदाहरण के लिए
पौधे के उर्वरकों विश्लेषण करती है, उच्च पैदावार की स्थापित इष्टतम अनुपातों में इनकी तुलना करती है, फिर टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से कमी वाले पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। इन दृष्टिकोणों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किसान को ज्ञान और कौशल लैस करना जरूरी है। ठीक है, आगे क्या बताया जाता है उसे ज़रा देखते हैं। आगे इसमें बताया गया है, आगे क्या है, अनुकूलित उर्वर बहु पोषक तत्व भाग, जिसमें फसल की ज़रूरतों को पैदा करने मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों से जो साइड विशिष्ट होते हैं, मृदा परीक्षण, फसल प्रतिक्रिया, विशिष्ट प्रकार की फसल विविधता, जलवायु परिस्थिति के आधार पर उर्वरक सिफारिशों को तैयार करता है। यह फसल द्वारा पोषक तत्व ग्रहण और मिट्टी के पोषक तत्वों की उपलब्धता पर विचार करता है। निदान और अनुशंसा एकीकरण प्रणाली पोषक तत्वों के अनुपात, पौधों के ऊतकों को विश्लेषण करता है। उच्च पैदावार के लिए स्थापित इष्टतम अनुपातों की तुलना में फिर टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से कमी वाले पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। इन दृष्टिकोण से प्रभावी ढंग से लागू करने वाले किसानों को ज्ञान कौशल लैस करना, उचित मूल्य अनुकूलित उर्वरकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, लक्षित सब्सिडी के माध्यम से संतुलित उर्वरकों को, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना, नई प्रौद्योगिकियों के लिए फसल विशिष्ट पोषक तत्व प्रबंधन समाधानों का विकास करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अगले हमारा जो सेगमेंट है जिसमें हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज के ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन नोट करिए और पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन और उसके आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब मित्रों, इस सेगमेंट के बाद हमारा अगला जो सेगमेंट होता है वो कल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को आंसर्स हम देखते हैं जो हमने देखे थे, तो ज़रा उनको आंसर हम करते हैं, देखते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित देशों पर विचार करें, इथोपिया, स्लोवाकिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, कितने देश स्थलबद्ध हैं। तो कल मैंने आपको बताया था स्थलबद्ध का मतलब है लैंड लॉक्ड, यानी किनकी समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती है। तो ये सारे के सारे जो देश हैं इनकी समुद्र से सीमा नहीं लगती है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, पारा प्रदूषण के बारे में बताना है, यानी पारे से संबंधित है। इसको ज़रा देखते हैं क्या है। ज्वालामुखी चट्टानों के अपेक्षा जंगल से प्राकृतिक रूप से हवा में उत्सर्जित होता है, बिल्कुल सही है। मेडिकल रक्त दाब मापी में पारा होता है, बिल्कुल सही है। पारा प्रदूषण कारण बच्चों और शिशुओं भ्रूणों में सबसे अधिक खतरा है, यानी ये तीनों के तीनों सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है लोकसभा चुनाव से संबंधित, जरा इसको देखते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर विचार करें। निजी भवनों का उपयोग मतदान केंद्रों में नहीं किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, जबरदस्त किया जा सकेगा, अगर ज़रूरत होगी तो इसको भी कर सकते हैं, यानी पहला बात तो गलत हो जाएगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 की धारा 15 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले में मतदान सूची स्थापित करने और उसकी प्रकाशित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। धारा अगर हम बात करें तो ये 15 नहीं है, दूसरी धारा है, धारा नंबर 26। ठीक है, ये गलत है। तीसरा, उम्मीदवार को अपना बूथ केंद्र में 100 मीटर के बाहर स्थापित कर सकते हैं। मतदान कितने सही हैं, उम्मीदवार अपने बूथ मतदान केंद्र से 100 मीटर के बाहर स्थापित कर सकते हैं। 200 मीटर का है दायरा, 50 मीटर का, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, डी हमारा सही उत्तर होगा। तो इस तरह मित्रों आज हम लोगों ने करंट अफेयर डिस्कस किया। ठीक है, तो आप लगातार हमारी करंट अफेयर से जुड़े रहिए और उनके क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर हमें दीजिए। इसके साथ ही जो हमारे पेपर के सेगमेंट चल रहे हैं तो सारे पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पेपरों का अध्ययन करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।